नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष प्रभा चैनल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ग्रामर से लिया गया है। जो आज का हमारा प्रकरण रहेगा वो है वर्णमाला। जिस प्रकार माला में अनेक प्रकार के मोतियों का समूह होता है, जिस प्रकार से एक किसी माला में मोतियों का समूह होता है, उसी प्रकार से इस वर्णमाला में वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। क्या होता है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए हम वर्ण है क्या, इसकी परिभाषा जानते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड न हो। वर्ण वो अमूल ध्वनि है जिसका कोई खंड न हो। यहाँ पर जो ये ध्वनि शब्द है इसका व्यापक अर्थ है। क्यों? क्योंकि कोई भी सबसे पहले ध्वनि जो है शब्द की आधारशिला होता है, शब्द का आधारशिला होता है। शब्द के बगैर जो है, ध्वनि के बगैर शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम कोई भी वर्ण अपने वाक इंद्रियों द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जब उसी जो व्यक्त किए हुए जो ध्वनि होती है उसके प्रतीक को जब हम इस पर लिख देते हैं, प्रतीक चिन्ह को लिख देते हैं, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई उ क प च कहने का मतलब कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन, वो सभी वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि वर्ण उसको कहते हैं जो अपने वाक्य इंद्रियों द्वारा व्यक्त करते हैं और उसको जब हम लिख देते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए रानी शब्द है, ये रानी शब्द है। रानी में दो ध्वनियां हैं, एक रा है और दूसरा नी है। ये दो ध्वनियां हैं। इसका और भी आगे खंड हो सकता है। जैसे एक र होगा और आ होगा, धन न होगा, फिर प्लस बड़ी होगा। तो ये जो अलग अलग जो हो गया, यानी कि र आ न बड़ी, तो ये सब अब इससे ज्यादा खंड नहीं होंगे। जब ज्यादा खंड नहीं होंगे तो इसी को हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। ठीक है? तो अब हम देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आज हम लोग विशेष तौर पर स्वर का अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर किसी प्रकार का अवरोध
किसी प्रकार का अवरोध या विघ्न बाधा न हो। स्वर वर्ण उसे कहते हैं, वह मूल ध्वनि होती है जिसका उच्चारण करने पर किसी प्रकार का अवरोध या विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। कहने का मतलब यह है, जैसे जो भी ध्वनियां बोली जाती हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, जब इसको आप बोलेंगे तो जो अंदर से आपकी वायु आती है बाहर, वह कहीं भी उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, कहीं उसके लिए रुकावट नहीं होता है। तो वैसे जब वर्ण होते हैं तो उनको हम स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्वर वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करने पर किसी प्रकार का अवरोध या विघ्न बाधा नहीं होती है और ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसमें दो वर्ण और रहते हैं, अंग और अह, जो लिखने के लिए स्वर में होते हैं लेकिन प्रयोग अधिकतर व्यंजन में होता है। लिखने के लिए स्वर में होते हैं लेकिन प्रयोग ज्यादातर इसका व्यंजन के रूप में होता है। तो यह जो है ये स्वर वर्ण है और इनका वर्गीकरण देखते हैं। इनके वर्गीकरण में जो है पहला है ह्रस्व, स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और एक और है संयुक्त स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर का मतलब ये होगा जिसको बोलने में कम समय लगेगा, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा। जैसे एक मात्रा अ है, ई है, उ है, अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा वाले हैं सब। दीर्घ में आ होगा, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक, संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ होगा। ठीक है, तो इन स्वर वर्णों का वर्गीकरण प्रारंभ में ऐसे होता है। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर। इन तीन प्रकार के स्वरों से मिलकर के यह समूह जो है बना हुआ है। और इसमें दो जो है ये अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग स्वर में न गिन करके इनका व्यंजन में होता है। तो अब ये देखिए, इसको बोलने में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बोलने में दो मात्रा का। अब दो मात्रा कैसे? देखो, आ जो है ये दो आ मिलकर एक आ बनता है, इसलिए दो मात्रा हो गया, यानी कि इससे दुगुना स्वर लगता है। दीर्घ का उच्चारण करने में दोगुना समय लगता है। जो बड़ी ई है इसमें ये दो छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई होता है, यानी दो मात्रा का समय लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दीर्घ जो स्वर है इसको बोलने में दोगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से दीर्घ का उच्चारण करने में दोगुना समय लगता है। संयुक्त स्वर में भी वही है, ये इसको बोलने में भी दोगुना समय लगता है। इसमें भी दो स्वर होते हैं, इसमें जो है दो स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर इसमें अ और ई, अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। इसको लिखेंगे, इसका अ और प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है। अ और उ मिलकर के ओ होता है, अ
प्लस ऊ मिल करके ओ हो जाता है। अब प्लस ए मिल करके ए हो जाता है, और धन ओ मिल करके ओ हो जाता है। तो इससे ये हो जाता है कि ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। और परीक्षाओं की दृष्टि से इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपका सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, अदर कोई भी एग्जाम हो, अवश्य यहां से कभी न कभी प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे जो है स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। ये स्वरों का स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा वर्गीकरण रहेगा मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर जो है मात्रा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व मात्रा में जो मात्राएं होती हैं, छोटी मात्राएं, उनको लिखा जाता है। जैसे अ है, ई है, उ है और री है, ठीक है। और इसके अलावा जो शेष बचते हैं वो दीर्घ में आते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी जो है दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। एक और स्वर होता है जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें उसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ज्यादा होता है। प्लुत स्वर, जिसको तीन की तरह व्यक्त किया जाता है। इसमें लिखा जाता है ओम, ठीक है। ये कभी कभी वैदिक साहित्य संस्कृत में ये देखने को मिलता है। ओम को बोलने में, इसे ओम को बोलने में 3 गुना समय लगता है। स्वर के अपेक्षा इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम बोलते हैं, ओम बोलने में, ऊ को बोलने में 3 गुना समय लगता है। इसलिए ये प्लुत स्वर का प्रयोग यहाँ हिंदी साहित्य में बहुत कम है, लेकिन संस्कृत का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हमारा मात्रा के आधार पर हो गया। तो इसका परिभाषा स्वरूप यही होगा ह्रस्व स्वर का। ह्रस्व स्वर वो मूल ध्वनियां होती हैं जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो ध्वनियां होती हैं जिनको बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। अब अगला हमारा जो विभाजन है वो है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च, ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में ई, ए है, ठीक है। मध्य में अ होगा और पश्च स्वर में ऊ, बड़ा ऊ, ओ
औ। इनको बोलने के लिए जीव का प्रयोग किया जाता है, जीव का। तो जीव के जो अगले भाग से बोला जाता है ई ए तो इसको हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में जो है जीव के मध्य में वायु का दबाव पड़ता है। अ बोलते हो आपको, आप बोलकर देखेंगे अ जब बोलेंगे तो जीव के मध्य में प्रेशर पड़ेगा, तो वहां मध्य स्वर वहां से बोला जाता है, जीव के मध्य भाग से। और पश्च यानी जीव के पीछे से यानी कंठ के सहारे बोला जाता है ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या है? पश्च स्वर होते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा है मुख के आधार पर, तीसरा जो है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है। विवृत का मतलब ये होगा, इसमें जो उच्चारण करते वक्त मुंह जो है पूरा खुला रहता है, जैसे आ। ठीक है। इसमें क्या है? आ है। और विपरीत में जो है मुंह जो है आधा खुला रहता है। क्या है? आधा खुला रहता है। ऐ ओ। ठीक है। संवृत जो है, संवृत इसको बोलने में जो है मुंह जो है, मुख जो है वृत्त के आकार का होगा। संवृत ई बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। और संवृत में जो इसमें से शेष बचेंगे, जैसे ए ओ, ए और ओ। ठीक है। तो हमारा जो है मुख के खुलने के आधार पर विपरीत है, अर्धविपरीत है, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है। ये 4 प्रकार के हो गए। अगला जो हमारा रहेगा, ठीक है छात्रों, आज का हमारा वीडियो जो है यही समाप्त होता है। जो शेष रहेगा वो अगले वीडियो में हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।